हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज आप लोग को क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, इसको पढ़ाया जाएगा। और इसका पार्ट 1 पढ़ा दिया गया है और यह चैप्टर 3 का पार्ट 2 वीडियोज हैं। इस वीडियोज में आज आप लोग को अपवर्तनांक के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसमें अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया गया था, उसी अपवर्तनांक को अच्छी तरह से इस पार्ट में क्लियर किया जाएगा। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो अपवर्तनांक को पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और यह जो अपवर्तनांक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये जो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है इसे आपेक्षिक अपवर्तनांक भी कहते हैं हम लोग। इसे इंग्लिश में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं और इसे इंग्लिश में निरपेक्ष अपवर्तनांक को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। और दोनों का जो फार्मूला होता है एक ही होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए फार्मूला यही होता है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा के माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। और निरपेक्ष अपवर्तनांक का भी फार्मूला यही होता है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा के माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। और यहाँ जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं और सापेक्ष अपवर्तनांक को 1 and 2 से प्रदर्शित करते हैं। इन सभी पॉइंट पर हम जाएंगे कि कैसे क्या होता है। इससे पहले थोड़ा सा यहाँ जो माध्यम शब्द आ रहा है, तो माध्यम का मतलब प्रकाश जिस पदार्थ में गमन करता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम। जैसे वायु हो जाएगा, कांच हो जाएगा, और भी एक अनेक प्रकार के माध्यम हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो प्रकाश जिस भी माध्यम में गमन करता है या कोई भी प्रकाश जिस पदार्थ में गति करता है या जिस पदार्थ में गमन करता है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं माध्यम। जैसे जल, वायु, कांच, etc इत्यादि। तो माध्यम तो आप लोगों को क्लियर हो गया था पहले ही। हमको यहाँ पर समझना है अपवर्तनांक क्या है और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो सबसे पहले अपवर्तनांक समझने के लिए आप लोग को एक फिगर बनाया गया था। जब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन वाला हेडिंग पढ़े थे उसमें एक फिगर बनाए थे, तो उस फिगर को दोबारा बनाते हैं यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं कि यह एक कांच ले लेते हैं, यहाँ पे यह एक क्या है, कांच या ग्लास है। ग्लास ग्लास आप लोग जानते रहे कि इस कांच को ग्लास भी कहते हैं। और यहाँ पे एक प्रकाश किरण आपतित कराया गया था और यहाँ बीच में क्या था, अभिलंब था। तो इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाकर यह क्या हो गया कि यह अभिलंब की ओर झुक के चला गया था, ऐसे चला गया था। और इसे क्या बोला गया था? इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलंब बोला जाता है। और यहाँ जो यह किरण है वह अपवर्तित किरण है और यह जो किरण है वह आपतित किरण है। आपतित किरण को आपाती किरण भी कहा जाता है। आपतित किरण को आपाती किरण भी बोला जाता है। और यह जो अभिलंब है और इस पॉइंट को जहां पर यह दोनों मतलब अपवर्तन की घटना हुई है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। और यह जो किरण है वह अपवर्तित किरण है, ठीक। और यहाँ जो कोण बन रहा है इसे आपतन कोण I कहते हैं, बताया गया था। और यहाँ जो कोण बनता है इसे अपवर्तन कोण R कहते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा लिखने के लिए नीचे लिखते हैं, बड़ा नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा किरण को ऐसा करते हैं कि इसको और ओवर में ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो कोण बना है इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण R कहते हैं, ठीक। तो आप लोग को यहाँ बताया गया था, एक फार्मूला आया था यहाँ पर, n बराबर साइन I बटा के साइन R। यह फार्मूला प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से या स्नेल के नियम से आया था। तो इसी फार्मूला से अपवर्तनांक का परिभाषा बताया जाएगा कि जब कोई प्रकाश एक समांगी माध्यम, समांगी माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए, जब कोई प्रकाश एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है, या सीधे बोल सकते हैं समांगी माध्यम का जिक्र नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आपतन कोण की ज्या, साइन को बताया गया था कि उसे ज्या बोला जाता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका एक दूसरा परिभाषा भी है। हम यहाँ जो
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बोल रहे हैं तो वह न बोल के हम सीधे बोल सकते हैं कि अपवर्तन की घटना में भी बोल सकते हैं। अपवर्तन की घटना में, यह पूरा घटना क्या है? अपवर्तन घटना है। अपवर्तन की घटना में जब, या फिर अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। या दूसरा परिभाषा है जो कि दोनों सेम टू सेम एक ही परिभाषा है, आप लोग दोनों परिभाषा में से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। पहला बताया गया था कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई प्रकाश जाता है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और दूसरा बताया गया कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया होगा। और ये जो अपवर्तनांक होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए यहाँ पर आई मतलब कोण है, यहाँ भी आर भी कोण है। यदि इस कोण का मात्रक यहाँ ऊपर लिखेंगे तो इस कोण का भी मात्रक नीचे लिखेंगे तो दोनों कोण है और दोनों कोण का मात्रक एक ही रहेगा और जो कि कट जाएगा, इसीलिए अपवर्तनांक का मात्रक कुछ भी नहीं होता है। और यदि लिखना भी चाहते हैं, देखिए मान लें कोण का मात्रक आपका रेडियन भी ले सकते हैं, रेडियन भी ले सकते हैं। कौन सा कोण है आपका यहाँ पर देखा जाए तो ये रेडियन वाला ही कोण है। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। यहाँ लिखेंगे रेडियन। और यहाँ भी तो कोण है तो यहाँ भी कोण का मात्रक क्या होगा? तो रेडियन। तो ये रेडियन से रेडियन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। यदि कोई पूछे कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है तो बताएंगे अपवर्तनांक का मात्रक होता ही नहीं है, जो कि यहाँ पे इस टॉपिक को लिखा गया कि अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। यह क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक। और यहीं पर थोड़ा फिर एक हेडिंग और बता देते हैं जो कि पिछले वीडियोज में यह हेडिंग छूट गया था, पार्श्विक विस्थापन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए पार्श्विक विस्थापन होता क्या है, इसको यहीं लिख देते हैं। पार्श्विक विस्थापन, आप लोग का यह हेडिंग छूट गया था। पार्श्विक विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यह होता क्या है? तो यदि थोड़ा फिर इस क्रेड को आगे की ओर बढ़ाइए, अभी आगे की ओर बढ़ा दिए, या ऐसा करते थोड़ा फिर इसको और कम ले लेते हैं, कम करके बढ़ाएंगे तो सुविधापूर्वक आप लोग को समझा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका किरण ऐसे आया था, यह आपका अपवर्तन कोण था। अब यहाँ पर देखिए फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकलेगा, तो इसको सीधे निकलना चाहिए था ऐसे, तो सीधे न निकल कर क्या होगा कि वो थोड़ा सा फिर विचलित होता, आपका ऐसे चला जाए, क्योंकि अब कांच हो गया सघन, अब वो आ रहा है वायु विरल में, तो फिर आपका अभिलंब, इस अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। बताया गया था कि जब सघन से विरल में आता है, विरल मतलब बाहर वायु है तो विरल है ना, तो अभिलंब से क्या होता है कि दूर हट जाता है, ऐसे चला गया। और मेन आपका आपतित किरण आपका ये वाला था, मेन आपतित किरण यह है, तो यह निर्गत किरण है, क्योंकि यह बाहर निकला तो यह निर्गत किरण है, और यह मेन क्या आपका है? आपतित किरण है, ठीक है। यह जो लाइन आया है आपका क्या है? आपतित किरण है, और यह जो बाहर निकल गया तो उसे क्या कहते हैं? निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में जो लंबवत दूरी होती है, इन दोनों के बीच का यह जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। आपतित किरण, यह जो आपतित किरण है यह वाला, और यह जो निर्गत किरण है यह वाला, इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, लंबवत दूरी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, और इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यह हेडिंग भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि पार्श्विक विस्थापन होता क्या है। फिर से एक बार क्लियर करते हैं। निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की जो लंबवत या न्यूनतम दूरी होता है उसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपवर्तनांक। तो बताया गया था कि अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक सापेक्ष अपवर्तनांक जिसे आपेक्षिक अपवर्तनांक भी कहते हैं, और दूसरा जो अपवर्तनांक होता है वह निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, यह भी बताया गया था। तो देखिए यह जो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है यहाँ पर, इसको 1 यानी 2 से प्रदर्शित करते हैं, और निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। n से, या यहाँ पर जो भी माध्यम, यहाँ माध्यम 2 जो रहेगा वही रहेगा, ठीक, n2 भी कर सकते हैं। तो देखिए यह सापेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है? तो जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, हम इसका परिभाषा बता रहे हैं सापेक्ष अपवर्तनांक का। तो जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जबकि माध्यम 1 निर्वात या वायु को छोड़कर कोई अन्य माध्यम होना चाहिए। माध्यम 1 क्या होना चाहिए? निर्वात या वायु नहीं होना चाहिए, कोई अन्य माध्यम होगा तब। कोई अन्य माध्यम का मतलब जल हो सकता है, आपका कांच हो सकता है,
या आयल हो सकता है, कोई अन्य माध्यम होना चाहिए आपका, निर्वात या वायु नहीं होना चाहिए। यदि पहला माध्यम निर्वात या वायु नहीं रहेगा तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वही सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जबकि माध्यम 1 निर्वात या वायु नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यही परिभाषा इसमें पढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा, बिल्कुल वही सेम टू सेम परिभाषा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जबकि पहला माध्यम निर्वात या वायु ही होना चाहिए, जबकि प्रथम माध्यम निर्वात या वायु हो। ठीक, इसमें क्या था कि प्रथम माध्यम निर्वात या वायु को छोड़कर अन्य माध्यम था, इसमें प्रथम माध्यम आपका निर्वात या वायु ही होना चाहिए। तो दोनों परिभाषा एक ही है, दोनों क्लियर हो गया होगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जबकि माध्यम 1 निर्वात या वायु को छोड़कर अन्य माध्यम होना चाहिए। और इसमें भी वही परिभाषा होगा, लिख देंगे जबकि माध्यम 1 निर्वात या वायु ही होना चाहिए। इसमें निर्वात या वायु ही होना चाहिए पहला माध्यम, और इसमें पहला माध्यम निर्वात या वायु को छोड़कर अन्य माध्यम होना चाहिए। और ये जो सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक का अभी जस्ट परिभाषा बताया गया है, डेफिनेशन बताया गया है, इसका एक डेफिनेशन और है, वो भी सुन लीजिए। क्या है सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश या फिर ये बोल सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक, और इसमें निरपेक्ष अपवर्तनांक में तो परिभाषा वही बोलेंगे, सीधे बोलेंगे कि जब प्रकाश या यहां पर जो बताया गया वही परिभाषा लिया जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जबकि पहला माध्यम निर्वात या वायु हो। देखिए दोनों परिभाषा मिल रहा है। इसमें बोला गया था जब प्रकाश सीधे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जबकि पहला माध्यम वायु या निर्वात नहीं होना चाहिए। अब इसमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जबकि पहला माध्यम निर्वात या वायु होना चाहिए। तो दूसरा परिभाषा भी क्लियर हो गया होगा। तो सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक और अपवर्तनांक क्या होता है, यह तीनों टॉपिक्स अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। और यह जो पार्श्विक विस्थापन है, पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण और निर्गत, मतलब कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की न्यूनतम या लंबवत दूरी होती है, जिसे इंग्लिश में लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है। अब इसमें केवल एक ही हेडिंग रह गई है और उसके बाद बाकी न्यूमेरिकल रह गया। प्रकाश की उत्क्रमणीयता से संबंधित एक फार्मूला है, उसी फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोग अपने न्यूमेरिकल पर चलेंगे। तो उसमें 3-4 न्यूमेरिकल लगाया जाएगा, जिससे आप लोग का यह चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यह फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय n बराबर साइन आई बटा साइन आर का प्रयोग होगा, और 1n2 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा के माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का भी प्रयोग किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो n बराबर, थोड़ा सा स्याही नहीं चल रहा है, n बराबर, तो माध्यम 1 क्या है आपका, निर्वात या वायु है, तो उसको हम C लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं। अब बटा के माध्यम 2 में, तो माध्यम 2 में जो भी रहेगा उस माध्यम का अपवर्तनांक तो Cm लिख देंगे, मीडियम आप प्रकाश की चाल, या फिर ये लिख सकते हैं कोई भी माध्यम मान लीजिए Cm ही लिख दीजिए, मतलब कि प्रकाश की चाल लेकिन किसी मीडियम में, वायु या निर्वात में नहीं। तो n बराबर C/Cm भी लिख सकते हैं इस फार्मूला को। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना, चलते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स।